हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम जॉन डन की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जैकोबिन एज पर 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। John Donne. He was born in 1572 and died in 1631. इनका बर्थ और डेथ दोनों ही लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ये एलिजाबेथ एज और जैकोबिन एज दोनों ही एज के राइटर थे। ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक पोएट थे, प्रीस्ट थे, लॉयर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थे पर अनपेड पोजीशन पे। ये प्रीस्ट भी बने क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने इन्हें रोमन कैथोलिक से अपना रिलीजन चेंज करके एंग्लिकन रिलीजन को अपनाने के लिए बोला, और जब इन्होंने एंग्लिकन रिलीजन को अपना लिया तब ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट बन गए। जॉन डन, इनके फादर का नाम भी जॉन डन था। ये एक मर्चेंट थे और इनकी डेथ हो गई थी जब जॉन डन 4 इयर्स के थे। जॉन डन की मदर का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। एलिजाबेथ हेवुड ये जॉन हेवुड की बेटी थी। जॉन हेवुड ये बहुत ही फेमस प्ले राइट थे जिन्होंने अपना एक फेमस वर्क 4 पीस लिखा था। ये उन जॉन हेवुड की बेटी थी। जॉन डन ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, पर उन्हें उन यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मिली क्योंकि इन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से मना कर दिया। और ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को इंग्लैंड में हेनरी 8 लेकर आए थे। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि आप चर्च ऑफ जो इंग्लैंड के जो क्वीन और किंग हैं उनको चर्च ऑफ इंग्लैंड का आप सुप्रीम लीडर मानते हैं। और इसी ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से जब जॉन डन ने मना कर दिया तो उन्हें इन यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मिली। इन्होंने मैरिज की एन मोर से 1601 में। एन मोर, ये इनके फादर का नाम था जॉर्ज मोर। जॉर्ज मोर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने जॉन डन और जो प्रीस्ट थे सैमुअल ब्रूक, जिन्होंने इन दोनों की शादी कराई थी, उनको फ्लीट प्रिजन भिजवा दिया। और जेल जाने के बाद जॉन डन की जॉब चली गई और इनका कैरियर पूरा खराब हो गया, जिसके बाद इन्होंने एन मोर के लिए एक वर्क लिखा और उस वर्क में इन्होंने लिखा जॉन डन, एन डन, अनडन। ये डीन ऑफ सेंट पॉल्स भी बने 1621 से 1631 तक। नाउ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ये नियो क्लासिकल पोएट थे। इन्होंने 17th सेंचुरी के राइटर्स की काफ़ी डीप स्टडी की, जिसके बाद इन्होंने अपना एक वर्क लिखा लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। ये वर्क इनका लिखा गया 1779 से 1781 में। इस वर्क में इन्होंने 52 राइटर्स के बारे में डिस्कस किया है और इन्होंने कुछ राइटर्स को नाम दिया मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसका फादर इन्होंने कहा जॉन डन को। जॉन डन के साथ कुछ अदर 6 राइटर्स हैं जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया। मेटाफिजिकल पोएट्स वो होते हैं जो कुछ 2 डिसिमिलर चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। जॉन ड्राइडन, ये भी नियो क्लासिकल पोएट ही थे। जॉन ड्राइडन ने अपना एक वर्क लिखा अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। इसे पब्लिश किया गया 1693 में। और जॉन ड्राइडन ने डन के लिए इस वर्क में कहा डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। नाउ इज़ैक वॉल्टन। इज़ैक वॉल्टन ये एक ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने जॉन डन की बायोग्राफी को सबसे पहले लिखा। इज़ैक वॉल्टन ने अपना एक वर्क लिखा द कंप्लीट एंगलर। द कंप्लीट एंगलर में इज़ैक वॉल्टन ने बहुत सारे राइटर्स की बायोग्राफी को लिखा, जिसमें से जॉन डन भी एक थे। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट दोस्तों ये 19 सेंचुरी के राइटर थे और इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को एडमायर किया और काफी अप्रिशिएट किया।
क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स में एबिलिटी थी कि वो टू डिसिमिलर चीजों को आपस में फ्यूज करके अपना वर्क्स लिखते थे। और ये इसी एबिलिटी को टीएस इलियट में ने नाम दिया यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और इन्होंने एक और फ्रेज दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो एल्जाबेथन एज और जैकोबिन एज के राइटर में देखने को मिलती थी, जो टू डिसिमिलर चीजों को आपस में फ्यूज करते थे। पर उसके बाद के जो राइटर्स थे, जैसे न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज के जो राइटर्स आए बाद में, उनमें ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिली, क्योंकि उनमें लैंग्वेज की पकड़ थी। वो लैंग्वेज का यूज बहुत अच्छे से करते थे, पर वो इस तरह टू डिसिमिलर चीजों को आपस में फ्यूज करके नहीं लिखते थे। मतलब उनके वर्क्स में उनकी सोल से के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखता था। तो टीएस इलियट ने इस फ्रेज को कहा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फॉर आफ्टर जैकोबिन पीरियड के जो राइटर्स थे उनके लिए ये फ्रेज यूज किया। और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का फ्रेज उन्होंने एलिजाबेथन एज और जैकोबिन एज के राइटर के लिए चूज किया। नेक्स्ट वन इज थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो ने अपना एक वर्क लिखा एन एल्गी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जॉन डन। ये एक एल्गी थी जो डॉक्टर जॉन डन के लिए थॉमस कैरियो ने लिखी, और उन्होंने अपने इस वर्क में जॉन डन को कहा मोनार्क ऑफ विट। अब हम बात करते हैं इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स के बारे में। सबसे पहले मेटाफिजिकल कंसीट। तो मेटाफिजिकल कंसीट्स का मतलब होता है कि राइटर जो है वो टू डिसिमिलर चीजों को आपस में सिमिलर कर देता है, और जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, तो इसे ही मेटाफिजिकल कंसीट्स कहते हैं। और जॉन डन ने अपने वर्क्स में इस कंसीट का बहुत ही खूबसूरती के साथ यूज किया। सबसे पहले अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन का मतलब होता है विदाई, और फॉरवर्डिंग मॉर्निंग का मतलब होता है रोने से रोकना। अब ये वर्क जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए लिखा जब वो यूरोप जा रहे थे अपने फ्रेंड रॉबर्ट ड्यूरी के साथ, और उनकी वाइफ उस वक्त में प्रेग्नेंट थी और वो बहुत दुखी हो रही थी। तो जॉन डन उनको इस वर्क के जरिए बताते हैं कि उनका जो लव है वो के कंपास के जैसा है। मतलब एक लव के पेयर को उन्होंने कंपास के पेयर से कंपेयर किया, कि जैसे कंपास वो एक साइड से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से दूर दूर होता है, उसी तरह उसी तरह हमारा लव भी, हम चाहे जितना भी एक दूसरे से दूर हो, स्पिरिचुअली हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें आप एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्क इज द फ्ली। द फ्ली ये एक इरोटिक पोयम है, और इस वर्क में इन्होंने लवर्स को लवर्स के लव को फ्ली से कंपेयर किया है। ये फ्ली जो है ये एक इंसेक्ट होता है जो ब्लड सक करता है। अब कैसे कंपेयर किया कि जो फ्ली है जब वो दो लवर्स को बाइट करता है, उनका ब्लड सक कर लेता है, तो उसके स्टमक में जाके दोनों ही लवर्स का ब्लड वो मिंगल हो जाता है और उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग। इस वर्क में जॉन डन ने टीयर्स को ग्लोब के साथ कंपेयर किया, जो कि बिल्कुल डिसिमिलर है एक दूसरे से। नाउ अब कोलोquial लैंग्वेज। कोलोquial लैंग्वेज का यूज इन्होंने अपने वर्क द कैनोनाइजेशन में किया। कोलोquial लैंग्वेज मतलब कि ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जिसका जो कॉमनली यूज किया जाता है आम बातचीत में। तो इस द कैनोनाइजेशन में जॉन डन ने कोलोकियल लैंग्वेज का यूज किया। और कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई कॉमन मैन जब चर्च का प्रीस्ट बन जाता है तो उसे ही कैनोनाइजेशन कहते हैं। इसकी एक फेमस लाइन है, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव।
Now next one is anti-Catholic polemics. Anti-Catholic polemics means कैथोलिक के अगेंस्ट वाद विवाद या बातचीत, बहस। तो इसमें जो इन्होंने वर्क्स लिखे वो है स्यूडो मार्टियर, जिसे पब्लिश किया गया 1610 में, और दूसरा है इग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव, जिसे पब्लिश किया गया 1611 में। ये वर्क आर्ग्यूमेंट है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर, और ये सटायर किया गया है जीसस की सोसाइटी पर। नाउ नेक्स्ट वन इज द टू एनिवर्सरीज। इन्होंने टू एनिवर्सरीज लिखी अपने फ्रेंड रॉबर्ट ट्यूरी की डॉटर एलिजाबेथ ट्यूरी की जब डेथ हो जाती है, तो उनकी याद में इन्होंने टू एनिवर्सरीज को लिखा। एन एनाटॉमी ऑफ वर्ड पब्लिश किया गया जिसे 1611 में, और दूसरा है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, जिसे 1612 में पब्लिश किया गया। नाउ नेक्स्ट वन इज होली सोनेट्स। इन्होंने होली सोनेट्स लिखे जिसे डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट्स भी कहा जाता है। इसे पॉस्टुमली पब्लिश किया गया 1633 में। ये 19 पोएम्स का कलेक्शन है। इसमें जॉन डन ने, जिसे पेट्रार्कन स्टाइल में जॉन डन ने लिखा, और इसमें जो एक फेमस पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये इसी सोनेट का एक कलेक्शन है जो इसका 11th सोनेट है। और इनका एक 17 होली सोनेट है जिसे इन्होंने अपनी वाइफ की लॉस में, जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी उसके बाद उन्होंने उसे लिखा था। उसका नाम है सिंस शी whom I loved hath paid her last debt। Now his next work is Devotion upon Emergent Occasion। इसे लिखा गया 1623 में और इसे पब्लिश किया गया 1624 में। ये एक प्रोज वर्क है और इसे 23 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट को थ्री सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया है: मेडिटेशन, एक्सपोस्टुलेशन और प्रेयर। और इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन 17। मेडिटेशन 17 में एक फ्रेज है नो मैन इज एन आइसलैंड, जिसका मतलब है कि कोई भी आदमी खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, हर इंसान को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। और इस फ्रेज को एज अ टाइटल यूज किया अपनी बुक के लिए थॉमस मॉर्टन ने। इसी बुक का एक दूसरा फ्रेज है फॉर whom द बेल टॉल्स, जिसका मतलब है कि जो इंसान, कि हम सब मानव जाति का एक हिस्सा हैं और किसी भी पर्सन की डेथ हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस होती है। और इस फ्रेज को एज अ टाइटल यूज किया अपनी नॉवल के लिए अर्नेस्ट हमिंगवे ने। नाउ हिज नेक्स्ट वर्क इज बायथानेटस। बायथानेटस को लिखा गया 1608 में और इसे पब्लिश किया गया पॉस्टमसली जॉन डन की डेथ के बाद। और इस वर्क में जॉन डन ने सुसाइड के डिफेंस के बारे में बात की है और इन्होंने सुसाइड को सिंफुल बताया है। A Nocturnal upon St. Lucy's Day being the shortest day। इस वर्क को पब्लिश किया गया 1633 में और लिखा गया 1627 में। इस वर्क में जॉन डन ने इस वर्क को तब लिखा जब इनकी 5th चाइल्ड ल्यूसी की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद ये काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और तब ये इस वर्क को लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को पब्लिश किया गया 1633 में। ये 55 लव पोएम्स का कलेक्शन है। इस वर्क को जॉन डन ने एंड मोर के लिए लिखा था, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।